Welcome back to my channel, Mermaid Love Devil, episode 13 and 14। वैसे तो उस लड़की के पास अपनी पावर्स थी जिसे वो इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वो दीक्षित के सामने इस्तेमाल करना चाहती नहीं थी, या फिर वो अभी अपनी पावर्स के बारे में भूल ही गई थी। अब आगे थोड़ी देर बाद दीक्षित उस लड़की का हाथ पकड़कर उसके हाथों में से तकिया ले लेता है। वैसे जब लड़की ने कहा कि ये उसकी पहली किस थी, तो पता नहीं क्यों लेकिन उसको अंदर से खुशी हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये बिल्कुल भी सो नहीं होने दिया। वो अब लड़की से कहता है, चुपचाप अब सो जाओ, वरना अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी पहली किस ली है, चाहूँ तो और भी बहुत कुछ ले सकता हूँ। ये कहता हुआ वो अपनी आंखें धीरे धीरे उसके चेहरे से नीचे गर्दन से होते हुए और नीचे ले जाने लगा, जिसे देखकर उस लड़की तुरंत परेशानी में अपने दोनों हाथों से सीना छुपा लिया। ये देखकर दीक्षित फिर से अपने आंखें उसके चेहरे की तरफ ले आया। इस तरफ लड़की ने तुरंत कहा, तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं और कैसे बर्ताव करते हैं। अब तक दीक्षित का गुस्सा चला गया था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल तरीके से कहता है, दूसरे लड़कियों का तो पता नहीं पर हाँ, मैं तुमसे जैसे चाहूँ वैसे बात भी करूँगा और जैसे चाहे वैसे देखूंगा भी। इतना कहता हुआ वो एक बार जहाँ उस लड़की ने अपने हाथ रखे थे, यानी उसकी सीने की तरफ एक पल देखकर और फिर वो कमरे से बाहर जाने से पहले कहता है, सो जाओ। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल जाता है। बाहर आकर दीक्षित अपने कमरे में जाकर तुरंत कोल्ड शावर लेने चला जाता है। 1 घंटे के बाद कोल्ड शावर लेकर अपने आप को शांत करके कमरे में आता है। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कई लड़कियों ने उसके बहुत करीब आने की कोशिश की पर किसी को भी उसने अपने करीब नहीं आने दिया, जैसे कि उसे लड़कियों से एलर्जी हो। लेकिन आज क्या हुआ ये समझ नहीं आया। आज खुद वो उस लड़की के करीब गया और सिर्फ करीब नहीं पर उस लड़की की बिना परमिशन के फोर्सफुली किस भी किया। उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो तुरंत उस लड़की के कमरे से बाहर निकल गया। ये सब उस लड़की को नहीं पता था। वर्तमान समय में वो लड़की को ब्रेकफास्ट को देखता हुआ और किसी सोच में गुम देखकर दीक्षित जो उसके करीब ही बैठा था, वो पहले तो इशारे से सारे मेड को वहां से जाने को कहता है। उसके बाद वो लड़की को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है, जिसे लड़की एकदम से हैरान हो जाती है। फिर जब उसे समझ आता है कि दीक्षित ने उसको अपनी गोद में बिठाया है, तो वो हैरान होकर दीक्षित की तरफ देखकर तुरंत कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। इतना कहती हुई वो उसकी गोद से उठने लग जाती है। उस लड़की को अपनी गोद से उठता हुआ देखकर वो उसे कस के पकड़ लेता है, जिसे वो हिल नहीं पाती। लड़की की बात सुनकर दीक्षित सीरियस आवाज में कहता है, पहले तो जो तुम मुझे कितने टाइम से तुम कर रही हो ना, वो बोलना बंद करो। अब से तुम मुझे आप कहकर बुलाओगी। ये सुनकर वो लड़की घूर कर कहती है, अच्छा तो तुम मुझे तुम कह सकते हो और मैं तुम्हें तुम नहीं कह सकती, ये कहाँ से सही है। इस पर दीक्षित कहता है, हाँ मैं तुम्हें तुम कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे तुम कहने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर वो दीक्षित को ऐसे घूरकर कहती है, मैं तुम्हें तुम कह कर ही बुलाऊंगी, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात। इतना कहकर वो गुस्से में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। अभी वो दोनों ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे दोनों कपल हो और एक दूसरे से कपल वाली नोकझोंक कर रहे हो। अभी वो लड़की ये तो भूल ही गई थी कि वो दीक्षित की ही गोद में बैठी थी और पहले वहां से उठना चाहती थी,
लड़की को गुस्से में मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखता पाकर दीक्षित अपने दोनों हाथों से उसके दोनों गाल पकड़कर अपनी तरफ करके उसके लिप पर एक छोटी सी किस करके कहता है, तुम्हारा ये गुस्से से लाल चेहरा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ज्यादा गुस्सा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना कंट्रोल खोकर तुम्हारे साथ वो कर दूं जो मैं तुम्हारे साथ अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इस तरफ फिर से दीक्षित को किस किया हुआ पाकर लड़की और भी गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कुछ बोलती उसके पहले ही दीक्षित की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। वो उसी कंफ्यूज में पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो और एक मिनट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको फिर से किस करने की। ये लास्ट लाइन गुस्से में कही। ये सुनकर दीक्षित अपने प्लेट से खाना लेकर उसकी मुंह की तरफ ले जाकर कहता है, वैसे तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को मेरी बातों का मतलब समझ नहीं आएगा। इतना कहता हुआ वो खाने की बाइट की तरफ इशारा करके आगे कहता है, वैसे तुम कितने साल की हो। ये सुनकर लड़की तुरंत बिना सोचे समझे उस बाइट को अपने मुंह में लेकर खाती हुई कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ समझे, और मैं पूरे 18 साल की हूँ और मैं अब एडल्ट हूँ। ये सुनकर दीक्षित कुछ ना बोलकर बस घूरकर लड़की को ही देख रहा था। ये सब उसने जानबूझकर किया था। उसे थोड़ी देर पहले ही पता चल गया था कि इस लड़की को बातों में फंसाना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने जानबूझकर तुम वाली बात उठाई ताकि वो उसकी गोद से उठने के लिए उसे लड़े ना। पहले तो लगा कि वो उसकी बातों में नहीं आएगी, लेकिन वो लड़की तुरंत नई बात आते ही पिछली बात भूल गई, जिसे वो ये तो समझ गया कि इसे बातों में फंसाना आसान है। जिसे देखकर उसने इस बात का फायदा उठाया और लड़की को बातों में घुमाकर उसकी एज के बारे में पूछा। जैसे उसने सोचा वैसा ही हुआ। उस लड़की ने उसकी एज बता दी, जिसकी वजह से वो उसको घूर रहा था। इस तरफ जब वो लड़की दीक्षित को घूरता पाती है तो हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ पल बाद अभी कही गई अपनी बातें याद करके वो हैरान हो जाती है। वो अपना सिर नीचे करती हुई अपने मन में ही कहती है, ये मैंने क्या किया, मैंने अपने मुंह से ही अपनी सही एज बता दी। अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं सब कुछ भूलने का नाटक कर रही थी। इस तरफ दीक्षित उसे सीरियस होता हुआ कहता है, तो तुम्हें अपनी उम्र याद है, लेकिन उसके अलावा तुम्हें और कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी नहीं। ये सुनकर वो लड़की के दिमाग में जो आते हैं वो कहती है, हाँ तो मुझे लगा कि मेरी उम्र उतनी ही होगी, इसलिए मैंने कह दिया। वैसे भी मेरी उम्र जितनी भी हो पर हाँ मैं बच्ची नहीं हूँ। ये सुनकर दीक्षित उसके कंधे पकड़कर अपनी करीब लाकर सीरियस आवाज में कहता है, तुम याददाश्त भूल गई हो या नहीं, इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम यहाँ किसी मकसद के लिए आई हो, ये बात मुझे पता चली, तो तुम उस कैद में जाने के लिए तैयार रहना जहाँ से तुम कभी भी बाहर निकल नहीं पाओगी। इतना कहने के बाद वो उस लड़की को अपने गोद से उठाकर खड़ा करके डेविल स्माइल करता हुआ आगे कहता है, वैसे अगर तुम सच में सब कुछ भूल गई हो तो अच्छा है। अब नई यादें तो मेरे साथ होगी, वही यादें तुम्हारे लिए सब कुछ होगी, और अगर तुम भूली नहीं हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन यादों को भी भूल जाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सब कुछ बनना चाहता हूँ। ये जितना जल्दी तुम समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए सही है। इतना कहने के बाद वो विला से बाहर निकल जाता है। इस तरफ तो वो लड़की जब वो सारी बातें दीक्षित कह रहा था तब वो अपनी आंखें बड़ी करती हुई हैरान पे हैरान होती जा रही थी। वो वही स्तब्ध बनकर खड़ी है। दीक्षित के जाने के बाद भी उसके दिमाग में दीक्षित की कही गई बातें ही घूम रही थी। थोड़ी देर बाद एक मेड उसके पास आकर कहती है, मैम आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया, क्या मैं गरम करके लाऊं? ये सुनकर वो होश में आकर मेड की तरफ देखकर मना करके अपनी कमरे की तरफ चली जाती है।
कमरे में आकर वो बैग से बेडशीट और तकिए को खींचकर फेंकती गुस्से में कहती है, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। जितना उस डेविल से दूर जाने का सोचती हूँ, उतना ही वो मेरे करीब आता जा रहा है। आज उसकी बातें सुनकर तो लग रहा था कि वो इतनी आसानी से मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो अपने पावर इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पूरे विला में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसे अगर मैं यहाँ से गई तो उसे मेरे पावर्स के बारे में पता चल जाएगा, जिसका रिस्क में नहीं ले सकती। आगे वो कुछ सोचकर मन में ही कहती है, एक तरफ ये डेविल और दूसरी तरफ वो जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ गई। अब जितना समय बीतता जा रहा है, मुझे उसके आने का उतना ही डर लग रहा है। अगर वो आ गई तो पता नहीं कितनी तबाही लाएगी। नहीं, मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। वो बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखकर परेशानी और उदास होकर ही आगे कहती है, पता नहीं उसकी वजह से मुझे और कितना कुछ खोना पड़ेगा। यही सब सोचकर वो बहुत उदास होकर बेड पर लेट जाती है। इस तरफ दीक्षित विला से निकलकर सीधा अपने कंपनी यानी ओबरॉय इंडस्ट्री आ जाता है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज टॉप कंपनी में आती है। वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी। उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता था, जो अभी दीक्षित संभाल रहा था। जब से दीक्षित ने इस कंपनी को संभाला है, तब से वो और भी ऊंचाइयों पर जा रही थी। ओबरॉय परिवार का भी अलग ही रुतबा था, जो सबसे ऊपर था। वो टॉप रिच परिवारों में सबसे ऊपर आता था, जिसे हर कोई जुड़ना चाहता था। लेकिन ओबरॉय परिवार किसी से ऐसे ही नहीं जुड़ती थी। कंपनी में आकर वो अपनी पर्सनल लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर आ जाता है, जहां उसका ऑफिस था। दीक्षित के वहां आने के कुछ देर बाद ही उसका सेक्रेटरी आकर आज के मीटिंग्स के बारे में कहने लगा। दीक्षित कुछ दिनों से आइलैंड पर होने की वजह से कई मीटिंग्स पेंडिंग थी, जो अब उसको करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसका सेक्रेटरी वही शेड्यूल बता रहा था। उसका सेक्रेटरी, जिसका नाम करण शर्मा था, जो बहुत समय से दीक्षित का सेक्रेटरी था, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम संभाल लेता था, लेकिन उसे अपने बॉस के गुस्से से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहे और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।